सॉन्ग में फ्लैशबैक सीन्स को दर्शाया जाना था, जिसके लिए एक मेल सिंगर की आवाज की जरूरत थी। राजेश रोशन साहब और किशोर दा ये चाहते थे कि वो आवाज मोहम्मद रफी साहब की होनी चाहिए, लेकिन यश चोपड़ा का मानना था कि इतने छोटे से अंतरे के लिए क्यों रफी साहब को परेशान किया जाए। राजेश रोशन नहीं माने। म्यूजिक डायरेक्टर और मोहम्मद रफी इस गाने को अपनी आवाज देने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्होंने मोहम्मद रफी को बुला लिया। इससे पहले का किस्सा और रिकॉर्डिंग के दौरान का किस्सा भी उन्होंने एक मंच पर शेयर किया था। अंकल गाना 10 दिन बाद है, आप कैसेट नहीं यूज करेंगे, याद कैसे रहेगा? ये मस्ती गाना याद कैसे रहेगा अंकल? बोला ऊपर वाले को ऐसे करते थे। 10 दिन निकल गए, मुझे खुद ही याद नहीं गाना क्या। ऑडियंस, मेरे दोस्त, मेरी बात बिलीव करने वाली है। 10 दिन के बाद वो आदमी आके माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बार इधर नहीं, एक बार उधर नहीं, एक सुर इधर नहीं, एक सुर उधर। दिल हो चला बेकरार, इसको कहते हैं रफी साहब। तो सुना आपने, रफी साहब को गाना सीखने के लिए कैसेट की दरकार नहीं थी। खैर, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसी 3 दिग्गज शख्सियतों की रूहानी आवाज स्टूडियो में गूंजने लगी। रिकॉर्डिंग शानदार रही और हर कोई तालियां बजाने लगा। यश चोपड़ा ने उसी दौरान तीनों सिंगर्स को सम्मानित करने का ऐलान किया और फूलों के गुलदस्ते मंगवा लिए। इसके बाद यश चोपड़ा ने लता मंगेशकर को सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता दिया। बीच में मोहम्मद रफी साहब खड़े थे, लेकिन यश ने उनकी बजाय किशोर कुमार को पहले गुलदस्ता थमा दिया। ये देखकर किशोरदा नाराज हो गए और बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले रफी साहब को आपको ये गुलदस्ता देना चाहिए। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और मोहम्मद रफी नाराज होकर स्टूडियो से बाहर निकल गए थे। खैर, ये फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें सब कुछ हुआ और होता रहेगा। बात उस फिल्म की जिसके गीत शानदार, जानदार और बेमिसाल थे, लेकिन कहानी और प्रस्तुति के बावजूद वो दर्शकों का दिल पूरी तरह नहीं जीत पाई। 1977 में रिलीज फिल्म, जिसके निर्देशक थे यूसुफ नकवी और निर्माता ताजदार अमरोही, कलाकार मधुलता, कमलजीत और प्रदीप सरीखे। स्टोरी सोच से परे थी। मोहम्मद रफी के शाहकार गीतों का जिक्र हो तो इसकी याद लाजमी है। गाने सुने तो फासले नजदीकियों में बदल जाते हैं। नर्म आवाज कुछ अजीब सी रोमानियत भर जाती है। एक मासूम नाजुक सी लड़की। शंकर हुसैन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सोच थी हिंदू मुस्लिम एकता की, एक ऐसा विषय जिसे बेहद नाजुक और संवेदनशील तरीके से पेश किया गया। फिल्म ने दिखाने की कोशिश की कि इंसानियत धर्म से ऊपर होती है, लेकिन शायद यही गंभीरता उस दौर के दर्शकों को पूरी तरह जोड़ नहीं पाई। अगर शंकर हुसैन को आज भी याद किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका संगीत, इसके गीत। संगीतकार खयाम का जादू हर धुन में महसूस होता है। लता मंगेशकर की आवाज में अपने आप रातों में, ये देखिए, एक ऐसा गीत जो सुनते ही दिल में हल्की सी सिहरन पैदा कर देता है। एक अजीब सी तन्हाई, एक रहस्यमय खामोशी। और फिर इस फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना, जो मुझे लगता है पर्सनली, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। आप यूं फासलों से गुजरते रहे। लेकिन असली शाहकार है मोहम्मद रफी का कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। थोड़ा देख लीजिए। रातें तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। कम से कम सास और रफी साहब की आवाज, उनकी ठहराव, उनकी अदायगी हर शब्द को महसूस कराने की ताकत रखती है। मेरा नाम अपने किताबों पर लिखकर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। ये सिर्फ गीत नहीं, एक ख्वाब है, एक एहसास है। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए,
नजर चाहिए। कहानी गाने की बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल रफी साहब जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रमजान का महीना था और वो रोजे रख रहे थे। उन्होंने रोजे के दौरान ही ये गाना रिकॉर्ड किया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। हालांकि लता मंगेशकर को अपनी परफॉर्मेंस पर कुछ कमी नजर आ रही थी, लेकिन रफी साहब ने उन्हें समझा दिया कि टेक बिल्कुल सही है, आपने बहुत ही अच्छा गाया है। लता जी को समझाने के बाद जब रफी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तभी उन्हें गीतकार गुलशन बावरा दिखाई दिए। गुलशन बावरा उनकी तरफ दौड़ कर पहुंचे और खुश होकर बोले, रफी भाई आपको पता है फिल्म में ये गाना कौन गाएगा? इस पर उन्होंने अनमने भाव से कहा, दिलीप कुमार। बावरा ने हंसते हुए कहा, नहीं, आपका ये खादिम। पास गया, मैंने बोला रफी साहब आपको पता है ये गाना स्क्रीन पे कौन गाने वाला है? बोले क्या दिलीप कुमार गा रहा है? मैंने बोला नहीं पाजी, ये आपका जो खादिम है ना स्क्रीन पे ये गा रहा है। गुलशन की बात सुनकर रफी साहब हैरान हो गए। रफी साहब इसलिए हैरान हुए क्योंकि गुलशन बावरा बेहद ही मस्त मौला आदमी थे। वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनते थे कि लोग उन्हें गीतकार कम और कॉमेडियन ज्यादा समझते थे। उनके मस्त मौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण उन्हें कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिले। रफी साहब को अपनी बात पर परेशान होता देख गुलशन बावरा बोले, भाई क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो रफी साहब ने गुलशन जी से कहा, आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये गाना आप पर फिल्माया जाना है। मुझे लगा कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाना है तो मैंने अमिताभ को ध्यान में रखते हुए गा दिया। खैर कोई नहीं। ये कहते हुए रफी साहब तुरंत स्टूडियो पहुंचे और आनंद जी को पूरी बात बताकर फिर से रिकॉर्डिंग के लिए तैयार कराया। लता दी तो एक ऑडिटी के लिए कह रही थी। तब सभी साजिंदे स्टूडियो में ही थे और उन्होंने तुरंत दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस बार रफी साहब ने गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए गाना गाया और लता जी के साथ गाने को फिर से रिकॉर्ड किया और गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। तो ये थी उस ट्रेंड सेटर गाने की पुरानी पर ट्रेंडी कहानी। अपने काम को शिद्दत से करना रफी साहब के ही बूते की बात थी। मैंने देखा कि रफ़ी साहब स्टूडियो में बैठे रहे। मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चा सही गा नहीं लेता। और ना जाने मुझे कितनी हिम्मत दी। एक तरफ लता मंगेशकर, दूसरी तरफ किशोर कुमार, सामने मोहम्मद रफ़ी। एक नया कलाकार जो इन दिग्गजों के बीच पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हो, उसे भला कैसा लगेगा? लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये नहीं है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि अपनी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ डटे रहे, उस नए कलाकार का हौसला बढ़ाते रहे। जब क्रांति बन रही थी उसमें एक गीत था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। तुम करम करम दुनिया के हालात गरम पर अपना एक करम चना जोर गरम। उस गीत में लता दीदी, किशोरदा, रफ़ी साहब, कफन बांध के निकला है दीवाना है ये पगला है। फिर रफ़ी साहब की लाइनें आती हैं, फिर मेरी लाइनें आती थी। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। ये दुश्मन है खुद गर्जी का खुद गर्जी। लोगों की बोलती बंद हो जाती है, वहाँ मैं खड़ा गाने की हिम्मत कर रहा हूँ। इन तीन दिग्गज महान कलाकारों के बीच गलती पे गलती करता गया, गलती पे गलती। जवानी नहीं इसकी कोई कहानी। इस दौर में पूरी ऑर्केस्ट्रा होती थी, दर्जनों वायलिन होते थे और सैकड़ों की तादाद में पूरा एक म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक पूरा टीम जो है, सैकड़ों वाद्य यंत्र जुटाए जाते थे। तो जब इतने सारे एकदम लाइव रिकॉर्डिंग होती थी तब एक भी गलती रीटेक पे रीटेक लेने के लिए मजबूर कर देती थी। तो ऐसा ही कुछ नितिन मुकेश साहब के साथ भी हो रहा था। गलती करना, ये तीन महान हस्ती गा के आ रहे हैं और मेरी लाइन में मैं गलती करूं, वापस पूरा गीत गाना पड़ता था। लक्ष्मी जी आए कि बेटा आपको अगर नर्वस हो रहे हो नितिन, तुम्हारी लाइनें बाद में कर लेंगे। वो
फैसिलिटी थी, ट्रैक म्यूजिक ट्रैक ले लिया, पहले 3 आर्टिस्ट का गाना करके तुम्हारा पोर्शन अलग रिकॉर्ड करके उसको हम एडिटिंग में ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने बोला लक्ष्मी जी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ, घबराया हुआ हूँ। नितिन मुकेश साहब ने राहत की सांस ली, लता मंगेशकर चली गई, किशोर दास चले गए और फिर इन्होंने पूरी हिम्मत जुटा के और स्टूडियो में पहुंच गए। लेकिन क्या देखा इन्होंने, देखा कि सामने एक शख्स बैठे हैं और वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। वो इसलिए रुक गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस बच्चे को गलती करते हुए देख चुका हूँ, मैं उसको गलती करते हुए नहीं देख सकता। जब तक इसका गाना अच्छे से नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मतलब उन्होंने हिम्मत बंधाई और उनके साथ वो जब तक गाना खूबसूरती से कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने अपना पार्ट अदा नहीं किया, तब तक वो वहाँ से नहीं गए। दीदी किशोरदा निकल गए क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और फिर मैं कॉन्फिडेंटली माइक पे शुरू हुआ गाना। मैंने देखा कि रफ़ी साहब स्टूडियो में बैठे रहे। मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चा सही गा नहीं लेता, और ना जाने मुझे कितनी हिम्मत दी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा कर, और ऊपर अल्लाह की तरफ देखते थे और यूं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रफ़ी साहब से जुड़ा एक और किस्सा है जो नितिन मुकेश ने इसी प्रोग्राम में सुनाया था। मुझे लगता था मेरे पिता मुकेश महान कलाकार हैं, लेकिन पिता कहते थे गाना हो तो रफ़ी साहब के गाने गाओ। बेटा मैं तो हूँ अपने गाने, मगर तुझे कुछ सीखना है ज़िंदगी में, तुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, तू मोहम्मद रफ़ी के गीत गा स्टेज पर, रफ़ी साहब के गीत गा और उनकी स्टाइल, उनकी वर्सेटिलिटी को अपना। तो वो मुझे कहते थे कि उनके गीत गा, और आप यकीन जानिए मुझे इतना अच्छा लगता था। बदन पे सितारे, कभी आजा आजा, ये सारे गाता था। हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं। बात की गहराई को समझिए। एक महान गायक अपने बेटे को कह रहा है कि मेरे जैसे मत गाओ, सीखो तो उनसे सीखो, उनके गाने गाओ, क्योंकि उनके गाने सीख के तुम्हें और इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा का नहीं, सम्मान का दौर था। एक कलाकार दूसरे कलाकार की महानता स्वीकार करने में संकोच नहीं करता था। शायद इसी वजह से उस दौर के कलाकार आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को महान उनकी आवाज़ ने बनाया, तो अमर उनकी इंसानियत उनको कर गई। नितिन मुकेश आज भी कहते हैं कि रफ़ी साहब का प्यार, उनका आशीर्वाद और उनका साथ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन महान इंसान के आशीर्वाद पाए, इनके पाँव में छू सका और इनका प्यार पा सका। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। इसे गाते समय एक छोटी सी गलती हो गई थी। यकीन नहीं मानेंगे, पर वो गलती वन एंड ओनली रफ़ी साहब से हुई थी। अपनी गलती को उन्होंने सुधार भी लिया। झुक गया आसमान के उस गाने की बात जिसे आपने अभी अभी सुना। इस गाने से जुड़े एक नहीं, दो नहीं, 3 किस्से हैं। पहले का तो क्लू मिल ही गया। 1963 में आई फिल्म फन इन आकापुल्को के गाने मार्गरीटा से इंस्पायर्ड था। इस गाने को एल्विस प्रेस्ली ने अपनी आवाज दी थी। बड़ी बात यह है कि एल्विस का ये गाना उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ, यहाँ तक कि आज भी इस गाने को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। इसी गाने को 5 साल बाद हिंदी सिनेमा में इंडियनाइज्ड वे में सुना गया। 1968 में रिलीज फिल्म जिसका म्यूजिक शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इसे गाते समय एक छोटी सी गलती हो गई थी। यकीन नहीं मानेंगे, पर वो गलती वन एंड ओनली रफ़ी साहब से हुई थी। अपनी गलती को उन्होंने सुधार भी लिया। कैसे? बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आगे आगे उसी की बात होगी। यहाँ ये भी बता दूं कि ये रोमांटिक ड्रामा और फैंटेसी फिल्म है जो हॉलीवुड क्लासिक हियर कम्स मिस्टर जॉर्डन 1941 में आई थी, उससे प्रेरित है ये फिल्म। अब बात उस गलती की जो रफ़ी साहब ने अनजाने में ही कर दी।
दरअसल पहले निर्माता शम्मी कपूर और आशा पारेख को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, पर बात बनी नहीं और एंट्री हुई राजेंद्र कुमार साहब और सायरा बानू की। रफी साहब ने जब गाना गाया तो दिमाग में शम्मी साहब थे, क्योंकि सभी जानते थे कि एल्विस प्रेस्ले और उनमें कितनी समानता थी, वो किससे प्रेरित थे। खैर, डायरेक्टर और कंपोजर्स को कुछ तो कमी लग रही थी। रिकॉर्डिंग के बाद लेख टंडन साहब ने सजेशन दिया कि क्यों ना इसमें प्रिया ओ प्रिया जोड़ा जाए। ओ प्रिया और रफी साहब को यह बताया गया कि पिक्चराइजेशन राजेंद्र कुमार पर हो रही है। फिर जैसा होता है वैसा हुआ। गाना आज भी बड़े चाव और अदब से सुना जाता है। फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन गाना सुपर डुपर हिट है। लो झुक गया आसमां भी